गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन टेस्ट संख्या 16 पर। मित्रों, इसमें कुल 50 प्रश्न है। आप लोग के साथ जब मैं डिस्कशन करूंगा तो यह जरूर ही आप लोग के लिए लाभकारी होगा। तो चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चन को एक एक करके सभी का डिस्कशन करेंगे और कई तथ्य सामने निकल करके आएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही मजे से बहुत सारे चीज को सीखिए। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन में सुमेलित नहीं है मित्रों। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। पुनः लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह की हत्या औरंगजेब ने किया था। मतलब इसी सीरीज में हम दिए हैं। तो ये गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या है उसको औरंगजेब ने नहीं करवाया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में ही हो गया था, जबकि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में हुआ था। नांदेड़ में इसकी हत्या एक पठान द्वारा कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा मित्रों इसका सी। इनमें से कौन सबसे अंत में आएगा? रणजीत सिंह, चरत सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह। मित्रों, शेर सिंह जो था जस्ट दिलीप सिंह के पहले का था, यानी कि दूसरा अंतिम सिख साम्राज्य का राजा था। तो इसलिए इन सब में चूंकि दिलीप सिंह इसमें नहीं है तो अंतिम में शेर सिंह आ जाएगा। ठीक है। रानी जिंदन को पहली बार निर्वासित कहाँ किया गया था? मित्रों, आप लोग वीडियो देखे होंगे तो बहुत मजा आया होगा, और जिस किसी ने वीडियो को नहीं देखे हैं सिख साम्राज्य का, जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। उसमें बहुत सारे फैक्ट भी है। तो चलिए बता दें कि हम बताए थे कि रानी जिंदन का जो निर्वासन हुआ था पहली बार, वो शेखपुरा में हुआ था, जो कि लाहौर से 38 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, और आज वह पाकिस्तान में है। ठीक है मित्रों, आगे चलिए देखते हैं। किस युद्ध के बाद भारत को कोहिनूर हीरा विदेश में फिर से चला गया? तो देखिए, कोहिनूर हीरा का इतिहास इस प्रकार से है कि यह जहांगीर ने तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरा लगाया था। ठीक है, और जो कि गोलकुंडा के खान से निकला था। और आप जानिए कि इस कोहिनूर हीरा को 1739 ईस्वी में नादिर शाह अपने आक्रमण के समय यहां से ईरान लेके चला गया था, और उसका ही सेनापति अहमद शाह अब्दाली था, जिन्होंने कि अफगानिस्तान में दुर्रानी वंश की स्थापना किया। और उसका पश्चिमा जो शासक था दुर्रानी का, शाह शुजा, उससे रंजीत सिंह ले लिया था। और जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ तब यह कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के हाथ लग गया, और यही कोहिनूर हीरा आज जो है ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में जड़ित है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जस्सा सिंह को सुल्तान कौम कहा जाता है, रंजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता है, यानी लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है। और इसमें जो लिखा हुआ है कि अमृतसर से शासन प्रशासन चलता था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि रंजीत सिंह की दो राजधानियां अवश्य थी। एक राजधानी लाहौर था तो दूसरी राजधानी अमृतसर था। लाहौर से शासन प्रशासन राजनीतिक गतिविधि चलता था, जबकि अमृतसर से सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र था। यह अमृतसर से सांस्कृतिक नियंत्रण होता था। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है मित्रों, आगे आइए। महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में कौन कथनों में सत्य नहीं है उसे इंगित कीजिए। तो देखिए, उनका जो संबंध था शुक्रचकिया मिश्र से था। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कि पक्षाघात के कारण उसका आंख चला गया था। ऐसा नहीं मित्रों, उनको चेचक रोग हुआ था जिससे उसका आंख चला गया था। ठीक है, बाकी अजूद्दीन उसका विश्वास मंत्री था, यह सही है। अगला क्वेश्चन है, भैरोवाल की संधि कब हुआ था? मित्रों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो संधि हुआ था, लाहौर की संधि हुआ था। और उसका प्रधानमंत्री जो लाल सिंह था, उन्होंने पूरक का संधि किया। पूरक का संधि में यह कहा गया कि अंग्रेज सेना जो है दिसंबर 46 तक पंजाब की धरती पर इसलिए रहेगा कि सुरक्षा जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करेगा। जबकि अंग्रेज पुनः जब उसको पंजाब से लोभ हो गया तो पुनः एक संधि क्या प्रलोभन दे करके, वो संधि था भैरोवाल की संधि, जिसमें यह तय कर दिया गया कि जो अब जो है अंग्रेजी सेना जो रहेगा दिलीप सिंह के बेस्ट होने तक रहेगा। ठीक है, ताकि अंग्रेजों अपना हित पूरा कर सके। ठीक है मित्रों, तो यह हो गया दिसंबर 1846। सिंधु तंत्र का वह नदी जो पाकिस्तान तक नहीं पहुंचता है मित्रों, यह नदी ब्यास है। आप लोग को सिंधु तंत्र का वीडियो अगर नहीं देखे तो एक बार देखिए, पूरा मैप के साथ समझ में आएगा
कि सारा सिंधु तंत्र का भारत के तरफ से बहने वाली नदियां पाकिस्तान में जाता है, मिथुन कोट में लगभग सब जाकर के मिल जाता है वहां पे, उसके पहले भी। ठीक है मित्रों, एक ब्यास है जो कि ब्यास निकलते हिमाचल प्रदेश से और मिल जाती है सतलज में, वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंचता है। आगे देखेंगे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया किसके अधीन आता है, तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आता है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में कनिंगम के कहने पर कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है मित्रों, आगे क्वेश्चन देखिए। एकल संक्रमणीय पद्धति के तहत चुनाव नहीं होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, राज्यसभा का चुनाव होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। और आपको मालूम है कि एकल संक्रमणीय पद्धति वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता ईरानी बलूची सभ्यता का ही अंग था और इसका भारतीयकरण हुआ, ऐसा रोमिला थापर ने कहा था। ठीक है मित्रों, आइए चोल शासन के बारे में लिखा हुआ है कि यह अपने स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। यह बिल्कुल बात सही था। ठीक है, केंद्र का नाम मात्र हस्तक्षेप होता था, यह भी बिल्कुल सही है। बोलता है कि इसका जो प्रमाण मिला है वो कुशीकुडी अभिलेख में मिला है, यह गलत है मित्रों। इसका परिमाण जो है उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिला है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मुक्त व्यापार किस औपनिवेशिक चरण की विशेषता था। पहला जो चरण का विशेषता था उसमें था कि एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार किया। दूसरा जो चरण था मुक्त व्यापार काल का था, और तीसरा जो था वाणिज्यवाद का था, जिसमें कि आप लोग रेलवे और ट्रांसपोर्ट इत्यादि पर फिक्स रेट में लाभ के बारे में आप पढ़े होंगे। तो एक बार जो ये औपनिवेशिक चरण का वीडियो है उसको भली भांति पढ़िए, बहुत मजा आएगा। ठीक है मित्रों, आगे आइए। बोलता है कि द्वैत शासन का जनक कौन था, तो द्वैत शासन का जनक लीनियस कार्टियस है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूछा जाएगा द्वैत शासन किस गवर्नर के समय में हुआ, उस समय बंगाल में गवर्नर ही होता था, तब जाकर लॉर्ड क्लाइव हो सकता है। ठीक है मित्रों, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली 1909 में भारत आया था। 1909 के जो अधिनियम था, इसको मार्लो मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है मित्रों। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि नाम पर आधारित अगर उसका अधिनियम हो तो पहले भारत के सचिव का नाम आता है, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल का नाम आता है। तो जैसे मार्लो मिंटो बोल रहे, तो मार्लो हो गया सचिव उस समय का, और मिंटो उस समय का क्या हुआ, गवर्नर हो गया। उसी प्रकार से आप आगे पढ़िएगा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू क्या हुआ, मॉन्टेग्यू भारत का उसमें सचिव था, चेम्सफोर्ड क्या था, भारत का उसमें गवर्नर जनरल था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा सचिव पूछा है तो आंसर होना चाहिए मार्लो। मार्लो ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन को है 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 1 से क्वेश्चन है 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए मित्रों, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछे और क्रमागत में रहे तो इसका देख लीजिएगा कितना टोटल विषम संख्या है। अगर आप उसका स्क्वायर करिएगा तो टोटल उसका योग निकल जाएगा। तो स्वाभाविक बात है 1 से 100 के बीच में टोटल कितना विषम संख्या होगा, टोटल 50 होंगे। तो 50 का आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 2500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा हम एक बात समझते हैं मित्रों बहुत आसानी से कि ऐसे आखिर होता क्यों है। तो हम इसलिए आपको समझाना चाह रहे हैं कि डेटा कभी कभी बड़ा बड़ा आएगा तो घबराना नहीं है, उसको छोटे डेटा से आप जो है चेक करिएगा, वो सही मिलेगा तो वो सेटिस्फाई करता है उस चीज को। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से 5 के बीच, 1 से 5 तक में विषम संख्याओं के योग क्या होगा, तो आप तो 1 से 5 तुरंत कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें विषम संख्या कौन है, ये है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर एक चीज दिमाग देखिए, क्या हुआ 1 2 3, तो यानी 3 पर स्क्वायर हुआ तो 9 हुआ। अब इसी क्वेश्चन को आपको पूछा जाए कि 10 तक का, 1 से 10 तक में विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 10 तक में देखिए तो 1 निकलेगा, 3 निकलेगा, 5 निकलेगा, 7 निकलेगा, 9 निकलेगा, जोड़िएगा तो क्या होगा 25 होगा। अब देखिए ये क्या है, कितने संख्या है 5, तो 5 पर स्क्वायर हो गया 25। तो इसीलिए हम देखें 100 से 100 तक में अब इतना लिखने की जरूरत नहीं था, हम लोग 10 तक में 5 होता है तो 100 तक में कितना हो जाएगा 50 होगा, 50 पर स्क्वायर कर देते हैं, निकल जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, बड़े डेटा को छोटा डाटा में आप तब्दील करके बना सकते हैं आराम से। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन है ब्लेड को SPTFA कहा जाए, ब्लेड को, ठीक है, ब्लेड को SPTFA कहा जा रहा है।
तो बेल को क्या कहा जाएगा, ठीक है, बेल इजकल टू व्हाट। मित्रों इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं था, ये जो ब्लेड है उसी में से ये बेल बना हुआ है, ऑलरेडी इसका कोड यहाँ पे अवस्थित है। तो कैसे कीजिएगा, तो बी को क्या लिखा गया है, एस लिखा गया, जिसके बदला में एस हो गया। चाहिए ए को क्या लिखा गया है यहाँ पे टी, तो टी लिख दीजिए। फिर डी, फिर आपको क्या चाहिए, ई चाहिए, ई को क्या लिखा गया है ए, तो ये लिख दीजिए, ठीक है। और बेल सॉरी एल है, तो एल को क्या लिखा गया है, एल को पी लिखा गया है, तो पी लिख दीजिए। और फिर आपको ई चाहिए, ई को क्या लिखा गया है ए, तो ये लिख दीजिए, तो आंसर होगा एसपीटी है, ठीक है मित्रों। बहुत आसानी से आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 100 स्टूडेंट है और उसमें 60 स्टूडेंट जो है क्रिकेट खेलता है, 30 स्टूडेंट जो है फुटबॉल खेलता है और 10 स्टूडेंट दोनों खेलता है, ठीक है मित्रों। तो कितने लोग कुछ भी नहीं खेलता है, बहुत आसान है। एक डायग्राम बना लीजिए ब्रेन डायग्राम पे, ठीक है। तो ये क्रिकेट खेलने वाली संख्या हो गया, ठीक है मित्रों, ये क्रिकेट खेलने वाला और ये कितना है फुटबॉल खेलने वाला, ठीक है, ये फुटबॉल और ये क्रिकेट। देखिए दोनों खेलने वाला कितना है 10 लिख दिए। उसके बाद ये जो है टोटल कितना खेलता है क्रिकेट 60, तो इधर आ जाएगा 50। और ये टोटल कितना खेलता है 30, तो 10 तो यहाँ पे है, तो यहाँ आ जाएगा 20 सॉरी। तो कुछ ना कुछ खेलने वाले की संख्या अगर होगा तो क्या होगा कि 20 10 30 और 50 कितना 80 हो गया खेलने वाले की संख्या। तो टोटल संख्या 100 था, तो नहीं खेलने वाले की संख्या जो कुछ भी नहीं खेलेगा आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक है मित्रों, आसानी से समझ गए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा है कि कोल्हू में एक बैल 3 मीटर लंबे रस्सी में बांधा गया है सॉरी 14 चक्कर लगाता है तो कुल कितना दूरी तय करेगा, मैक्सिमम पूछा है। देखिए अगर ये कोल्हू का अगर केंद्र है, अगर इतना दूर ये 3 मीटर पर वो बांधा गया, अगर ये घूमेगा तो ये वृत्ताकार सर्किल बनाएगा, ठीक है मित्रों। जब ये वृत्ताकार बनाएगा तो मैक्सिमम क्या होगा, ये परिधि पर ही चलेगा, मतलब ये सर्किल पर चलेगा तो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। तो परिधि क्या होता है वृत्त का 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई निकाले 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान तो यहाँ 3 हो गया क्योंकि 3 मीटर में बंधा हुआ है। चक्कर कितना लगाता है 14, तो जिसको इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो 264 मीटर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि 16 और 4 का गुणोत्तर माध्य क्या होता है। दोस्तों गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर इजकल टू AC, बी स्क्वायर इजकल टू AC होता है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 इंटू 4, तो बी इजकल टू क्या होगा 16 इंटू 4 का अंडर रूट, तो बी इजकल टू क्या होगा 8। तो गुणोत्तर माध्य कितना निकलेगा 8 निकलेगा, ठीक है मित्रों। आगे क्वेश्चन है कि पीपीई के निर्माण में दुनिया में सबसे आगे है। मित्रों पीपीई जो होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो कोविड-19 के रक्षार्थ हेतु बनाया गया है। और यूं कहें कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इसका निर्माण हो रहा है तो चीन में हो रहा है, जबकि भारत जो है दूसरे नंबर पर है, ठीक है मित्रों। सनराइज मिशन किससे संबंधित है, तो सबसे पहले ये जानिए कि सनराइज मिशन जो है सौर आंधी यानी सोलर स्टॉर्म को एक प्रकार से परीक्षण करने का इसमें तैयारी किया गया है कि किस प्रकार से सोलर स्टॉर्म का जो है ऊर्जा जो है बाहर आता है, या सोलर स्टॉर्म क्या है इस प्रकार से परीक्षण करेगा, और यह परीक्षण करेगा नासा, ठीक है मित्रों। तो चलिए आगे का है क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है कि अम्फान नामक तूफान का संबंध है। देखिए अम्फान नामक तूफान जो अभी हाल ही फिलहाल भारत के कोस्टल एरिया में काफी तबाही मचाया है, खास करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में, ये बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, इसमें चुनना सही नहीं है। मोहनजोदड़ो का खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था, सही है। प्रथम भारतीय रखाल दास बनर्जी था जो कि ASI का डायरेक्टर था, ये गलत है मित्रों। हम बताए थे कि ASI का प्रथम डायरेक्टर जो था दयाराम साहनी था, ठीक है, जिसका संबंध कहां से था, पंजाब से था, और वो ग्रेजुएट हुआ था संस्कृत में, ठीक है मित्रों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम में आया। तो मित्रों ये जो व्यवस्था था 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड अधिनियम में आया था, ठीक है मित्रों। अब आगे चलते हैं। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे कम है,
तो अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन है सबसे कम तटीय सीमा का, तो आंसर होगा गोवा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1965 में कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है मित्रों, शरीर में रक्त के कण का भंडार किसे कहा जाता है? तो रक्त के कण का भंडार जो है प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन। ठीक है मित्रों, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यह अर्थव्यवस्था से संबंधित है। वानिकी एवं लट्ठा भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जबकि निर्माण, उद्योग इत्यादि जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है, और सेवा इत्यादि जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, जबकि फोर्थ स्टेट आपको मालूम है। ठीक है मित्रों, फोर्थ स्टेट पत्रकारिता को कहते हैं। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया? यह था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऐसा इसलिए हुआ था कि उस समय क्या हुआ कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता की सरकार आया था, और जनता की सरकार ने पहले से चल रही पंचवर्षीय योजना को उलट दिया था। ठीक है, इसलिए एक साल पहले ही उसको समाप्त कर दिया। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है? तो यह आंसर होगा केरल। ठीक है दोस्तों, जजिया का कार्यवाही सही नहीं है, गैर मुस्लिम पर लगाने वाला धार्मिक कर, यह सही बात है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कामकाजी स्त्रियों पर यह कर लगता था। मित्रों, कामकाजी स्त्री, लंगड़ा, लुल्हा जो काम नहीं कर सकते थे, खास करके उस पर बिल्कुल जजिया कर नहीं लगता था, और स्त्री पर तो बिल्कुल ही नहीं लगता था। ठीक है दोस्तों, और बाकी सारे ऑप्शन इसके सही है। जैनुल आबदीन पहला व्यक्ति था जो कश्मीर का अकबर भी कहा गया। उन्होंने जजिया कर को पहली बार भारत में समाप्त किया था, और मुगल बादशाह में सबसे पहली बार अकबर समाप्त किया था। ठीक है मित्रों, पद क्रम के अनुसार से कौन सा मंत्री सबसे अंत में आएगा? तो देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ऊपर होगा, उसके बाद राज्य मंत्री होगा, और उसके बाद उप मंत्री होगा। तो आंसर यहाँ पे उप मंत्री हो जाएगा। ठीक है मित्रों, मंत्री परिषद के बारे में है कि सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये गलत है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है मित्रों, और एक भी मंत्री परिषद में एक भी सदस्य पर अगर वो विश्वास लग गया तो सारे मंत्री परिषद को भंग माना जाता है, ये समझ में है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। बोला जाता है कि एक लड़ाकू पेशवा जिन्होंने 41 युद्धों को जीता, उसका एक पुत्र था, अपने ही धर्म में संस्कार नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर का, और शमशेर बहादुर का दूसरा नाम कृष्ण राव भी था। इसकी मृत्यु चेचक से नहीं मित्रों, इसकी मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध में हुआ था। वीरता के साथ लड़ते हुए अपनी प्राण को गंवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारवाही नामक संस्था किस समय काम करता था? तो यह माधवराव द्वितीय, जो कि उस समय पेशवा काल में यह बहुत बच्चा ही था, 5 साल का उम्र था, इसलिए इसके शासन प्रशासन को चलाने के लिए भारवाही नामक संस्था की व्यवस्था कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें 12 मंत्री हुआ करते थे। नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जैसे व्यक्ति इसका नियंत्रण करता था। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी तत्व है, क्षयकारी भी है, तो क्यों नहीं समाप्त होता है? मित्रों, जिस किसी ने भी मेरे वीडियो को नहीं देखे कार्बन 14 को, उसको बहुत अच्छा से देखिए, और बहुत ही मजेदार ढंग से, बहुत ही साइंटिफिक वे में उसको समझाया हूँ, और वहां पे मैं बताया हूँ कि कार्बन का जो परमाणु संख्या 6 होता है, जबकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। और जब सोलर किरणें, कॉस्मिक रेज आता है पर्यावरण में, तो नाइट्रोजन के कण पे पड़ता है और उसके न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन बाहर कर देता है, और तब वो बन जाता है कार्बन 14। तो इस प्रकार से जब इन्वायरमेंट में लगातार बनते ही रहेगा, सतत प्रक्रिया रहेगा, तो समाप्त होने का प्रश्न नहीं है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं कि दिल्ली के सम्राट को अपने अधीन किया था, वह पेशवा कौन था? वह पेशवा माधवराव प्रथम था, जिसको कि मराठा का पुनर्उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में जहां मराठा का कमर टूट गया था, इस पेशवा ने मराठा को सर्वोच्च सत्ता दिलाया। पूरा भारत को एकीकृत करने वाला मराठा पेशवा माधवराव प्रथम बन गया था, और शाह आलम द्वितीय को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक में एक अहम पद मिला है। मित्रों, ये आभास झा है जो कि पूर्णिया का है। इसको ये मिला है कि जलवायु का नियंत्रण कैसे किया जाए, इसका कार्यभार इसको मिला है। और भारतीय महाद्वीप में जलवायु के प्रबंधन के जलवायु परिवर्तन प्रबंधन हेतु इसको नियुक्त किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये सारे देश आएंगे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, ठीक है, ये सारे देश, श्रीलंका, ये सब इसके अधीन आएंगे। ठीक है, चलिए, और इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। आभास झा वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष जो है लद्दाख गया है। मित्रों, लद्दाख जाने का, अभी विजिट करने का कारण है कि भारत और चीन के बीच अभी संघर्ष होने की संभावना है। वहां पे गलवान नदी और पेगांग नदी के, पेगांग झील के आसपास दोनों तरफ से सेना जो इकट्ठा हो गया है, खास करके चीनी सेना ज्यादा है। ठीक है, तो अभी जो है भारतीय थल सेना अध्यक्ष का जो है यात्रा वहां पे विजिट हुआ है। ठीक है, अवरक्त किरणों की विशेषता नहीं है। मित्रों, अवरक्त किरणों से क्या होता है, दूर तक सिग्नल भेजा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि ये कोहरा को भेज सकता है। ठीक है, फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग होता है और रोगों को, अगर रोग इत्यादि का सेकाई के कार्य में भी अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। और जबकि इसमें चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है किसी भी ताप पर उत्सर्जित होता है, नहीं, ये कम ताप पर उत्सर्जित नहीं होता है। पदार्थों में आप अत्यधिक ताप देंगे तभी अवरक्त किरणें निकलेगा। ठीक है मित्रों, तो ये चीज समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा है। ठीक है, तो मित्रों देखिए, ये सही बात है कि पहला परमाणु केंद्र जो है, परमाणु रिएक्टर जो है तारापुर महाराष्ट्र में लगा। ठीक है, लेकिन स्वदेश निर्मित अगर पहला कोई था तो वो कलपक्कम है। ठीक है, और रावत भाटा जो है 30 नंबर पर था और कैगा कर्नाटक में सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी तरंगे सबसे लंबी होती है। तो मित्रों, इसमें सबसे लंबी जो तरंग होती है वो रेडियो तरंगे होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के भूकंप तरंग से पृथ्वी को सबसे ज्यादा विध्वंस होता है। मित्रों, भूकंप तरंगे 3 भूकंप तरंगे होता है, एक यल, ठीक है, दूसरा पी और तीसरा एस कहते हैं। ठीक है, तो एल जो होता है, एल प्रकार का जो भूकंप तरंगी होता है, इसका स्पीड कम होता है लेकिन सबसे ज्यादा, ठीक है मित्रों, सबसे ज्यादा ये हानिकारक होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैथ से है, बोलता है एक नियमित बहुभुज का अंतः कोण 160 डिग्री है। इंटरनल मतलब अंतः कोण। ठीक है मित्रों, अंतः कोण क्या है, 160 डिग्री है। ठीक है, बहुभुज है कोई, तब एक अन्य बहुभुज का अंतः कोण क्या होगा जिसकी भुजाओं की संख्या पहले बहुभुजों की संख्या के 2/3 है। मित्रों, हम पिछली वीडियो में भी टेस्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे थे कि कोई भी बहुभुज होगा, अगर उसकी भुजाओं की संख्या निकालना है तो उसका बहिष्ठ कोण अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। भुजाओं की संख्या इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, यानी कि बहुभुज की भुजा इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री बटे बहिष्ठ कोण। ठीक है मित्रों, इससे बहुत आसानी से, और भी फॉर्मूला है लेकिन ये सबसे इजी है, इससे बहुत आसानी से आप देखिए, जब अंतः कोण अगर 160 है तो कोई सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो अंदर में 160 है तो बाहर में 20 डिग्री होगा। तो अगर हम पहले वाला बहुभुज की अगर भुजा निकाले तो कितना निकलेगा, 360/20 निकलेगा। तो इसका हो गया 18 हो गया भुजा। अब जो है दूसरी वाली जो बोला है कि जो दूसरा बहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या के बारे में बोला है, उसकी भुजा कितना होगा, 18 का 2/3, यानी कि 2/3, इसका मतलब 12 भुजा हो गया। ठीक है मित्रों, तो 12 भुजा, जब ये 12 भुजा हो गया हम ये भी तो निकाल सकते हैं इसका बहिष्ठ कोण कितना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला में अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो बहिष्ठ कोण निकलेगा। तो बहिष्ठ कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का अगर हम बहिष्ठ कोण निकालना चाहे तो बहिष्ठ कोण अगर निकलेगा तो 360 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 30 डिग्री निकल गया बहिष्ठ कोण। लेकिन क्वेश्चन में पूछा अंतः कोण, तो बाहर वाला कोण 30 डिग्री, तो अंतर वाला कोण 150 डिग्री होगा, तब ना दोनों जोड़ के 180 होगा। तो आंसर क्या हो गया, 150 हो गया। तो आप जो है बड़े सारे फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं लेकिन कौन सा इजी है उसको देखना है।
तो बहिष्ठ कोण के आधार पर अगर आप बहुभुज का अगर कोण और भुजा निकालेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है मित्रों, आगे क्वेश्चन है कि 36 केला बेच करके कोई व्यक्ति 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि सहता है तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए मान लीजिए एक केला का एसपी मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। ठीक है, तो 36 केला अगर बेचेगा वो 36 केला का कीमत कितना हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा। 36 रुपया का जब केला बेचता है तो 4 रुपया का उसको लॉस होता है, अर्थात का मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था, सीपी कितना होगा, 40 टका होगा। तो सबसे पहले लाभ या हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य हम आसानी से निकाल लिए। मान लिया कि 1 रुपया में वो 1 केला बेचा। ठीक है, तो 36 केला बेचने में 36 टका, तो वहां पे जाएगा कितना घाटा हो गया उसको, 4 केला के बराबर। तो 4 केला का कीमत कितना बेचता वो, 1 रुपया के हिसाब से 4 रुपया, यानी कि 4 रुपया जोड़ देंगे तो उसका क्रय मूल्य निकल गया। अब जब क्रय मूल्य निकल गया तो आराम से हानि निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत। तो हानि कितना हुआ, 4 हुआ हानि, 4/40 गुना 100 आप करेंगे तो ये 10% निकल जाएगा। मित्रों ये तो आपको समझाने के लिए इतना बताए, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना है तो आप ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि यदि प्रश्न में कभी भी अगर बात करे कि क्रय मूल्य का बात ही नहीं करे तो विक्रय मूल्य पर भी आप निकाल सकते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रहेगा, तो उससे भी आप निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तो चलिए वो नेक्स्ट में कभी ऐसा मौका आएगा तो आपको हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन को आज हल कर दिया और एक क्वेश्चन बच गया, इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि किस प्रकार का भूकंप तरंग पृथ्वी पर विध्वंस ज्यादा करता है। तो ठीक है मित्रों, एक प्रकार से आपको हम फिगर बना के दिखाते हैं। पृथ्वी से निकलने वाला भूकंपीय तरंग जो होता है 3 तरंग होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है पी, ठीक है, एक होता है पी और उसके बाद होता है एस और उसके बाद होता है एल। पी जो होता है सबसे ज्यादा स्पीड होता है, मैक्सिमम स्पीड इसका होता है पी का। उसके बाद इससे थोड़ा स्पीड कम होता है इसका, और सबसे लोएस्ट स्पीड इसका होता है किसका, एल का। पी की विशेषता है कि ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में ये जा सकता है। ठीक है, तो आप उसको अभी नहीं समझे, इसको सिर्फ यही समझे जिसका स्पीड जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम क्षति कर पाएगा, क्योंकि जल्दी से खत्म हो जाएगा, लेकिन ये धीरे से आएगा और बड़े पैमाने पर विध्वंस करेगा। ठीक है मित्रों, तो ये एल होगा इसका आंसर। और कभी मौका मिला तो इस पर हम वीडियो बनाकर आप लोगों को क्लियर करेंगे, तो ये भूकंप तरंगे के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, तो आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।